नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सीधे दिल पर चोट करती है। उषा प्रियमवदा जी की लिखी हुई मशहूर रचना वापसी ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि दो पीढ़ियों के टकराव और बदलते पारिवारिक रिश्तों की एक ऐसी सच्ची तस्वीर है जो हमारी आंखें खोल देती है और हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। जरा एक ऐसे इंसान की त्राजेडी के बारे में सोचिए जो पूरे 35 साल तक, जी हां, अपनी पूरी जवानी अपने परिवार का पेट पालने के लिए अकेलेपन में काम करते हुए निकाल देता है। और जब वो आखिरकार अपने घर लौटता है तो उसे क्या पता चलता है? यही कि अब उस घर में उसकी कोई जगह ही नहीं है। गजाधर बाबू की ये कहानी शुरू तो रिटायरमेंट की एक खुशी और सुकून से होती है, लेकिन बहुत जल्द एक घने, चुभने वाले अकेलेपन में बदल जाती है। 35 ये बस कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। गजाधर बाबू ने रेलवे क्वार्टरों की उन सुनसान दीवारों के बीच अपनी जिंदगी के पूरे 35 साल निकाल दिए। अपनी पत्नी, अपने बच्चों से दूर रहकर हर कमी, हर परेशानी को सिर्फ और सिर्फ इसी उम्मीद के सहारे झेला कि एक दिन रिटायरमेंट आएगा और वो आराम से अपने भरे पूरे परिवार के बीच खुशी खुशी रहेंगे। अब यहाँ सबसे दिलचस्प और थोड़ा हैरान करने वाली बात ये सामने आती है कि उनके रेलवे वाले परिवार और अपने सगे खून के रिश्तों के बीच का जो कंट्रास्ट है वो सच में हृदय विदारक है। एक तरफ रेलवे का वो माहौल देखिए जहां उनके अंडर काम करने वाला उनका माताहत गणेशी रो रो कर उनके लिए उनके पसंदीदा बेसन के लड्डू बांध रहा है, और दूसरी तरफ उनका अपना घर जहां उनके कदम रखते ही घर का सारा उत्साह एक अजीब सी बेचैन करने वाली शांति में बदल जाता है और परिवार के सारे लोग इधर उधर बिखर जाते हैं। तो आइए कहानी के पहले हिस्से पर नजर डालते हैं। एक अनचाही आमद जिसने घर के पुराने माहौल और उस पूरे इकोसिस्टम को ही बदल कर रख दिया। उस रविवार की सुबह की कल्पना कीजिए। गजाधर बाबू के घर के अंदर कदम रखने से ठीक पहले तक पूरा घर बिल्कुल जिंदा था। बेटा नरेंद्र एकदम मस्त होकर किसी फिल्मी डांस की नकल कर रहा है। बेटी बसंती हंस हंसकर दोहरी हुई जा रही है और बड़े बेटे अमर की बहू बिना सिंढके उन्मुख होकर हंस रही है। पर जैसे ही गजाधर बाबू चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए अंदर आते हैं, सब कुछ वहीं जम जाता है। नरेंद्र डर के मारे धप से बैठ जाता है। बहू तुरंत घूंघट खींच लेती है। उनका अपना घर आना उन्हीं के परिवार के लिए एक अजीब सा संकोच बन जाता है, जिसका अंत उन्हें बिना चीनी की फीकी चाय परोसे जाने के साथ होता है। अकेलेपन के उन लंबे सालों में उन्होंने अपने जहन में एक बहुत ही प्यारी सी छवि बसा रखी थी। एक ऐसी पत्नी की याद जो प्यार से उनके लिए गरम गरम रोटियां सेकती थी और जिसकी आंखों में उनके लिए बेहिसाब स्नेह था। लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। उनकी पत्नी का जीवन अब तक पूरी तरह बदल चुका है। वो अब हमेशा शिकायतें करने वाली, भारी शरीर वाली एक ऐसी औरत बन चुकी हैं जिनकी पूरी दुनिया बस घर के राशन के डिब्बों और दाल चावल के कनस्तरों के आसपास ही सिमट कर रह गई है। आइए आगे बढ़ते हैं कहानी के अगले पड़ाव की तरफ। सिकुड़ती जगह और प्रभाव, यानी उनके अपने ही घर में घटता हुआ उनका वजूद। और चारपाई का ये सफर बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस बात को दर्शाता है कि घर में उनका रुतबा कैसे कम हो रहा था। जरा ध्यान दीजिए, जब वे आए तो उनकी वो पतली सी चारपाई बैठक में यानी लिविंग रूम में इस तरह डाल दी गई थी जैसे वो कोई टेम्पररी मेहमान हो। और कुछ ही समय बाद वही चारपाई वहां से भी खिसकाकर पत्नी की संकरी कोठरी में पुराने रजाई गद्दों, अचार के मर्तबानों और कनस्तरों के बीच धसा दी जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक चारपाई का इधर से उधर होना नहीं था। ये असल में उनके अपने ही घर में उनके वजूद और उनके सम्मान के लगातार सिकुड़ने का प्रतीक था। और अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। एक गैर जरूरी मुखिया जिसे उसके परिवार ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। घर के मुखिया होने के नाते गजाधर बाबू घर की चीजों को सही करने की कोशिश करते हैं, पर हर बार नाकाम रहते हैं। पहली कोशिश देखिए, वो अपनी जवान बेटी बसंती को खाना बनाने को कहते हैं। नतीजा, वो जानबूझकर ऐसा खाना बनाती है जिसे कोई गले से नीचे न उतार सके। दूसरी कोशिश, वो अपनी पत्नी को खर्च थोड़ा कम करने को कहते हैं। इस पर उन्हें अपनी ही पत्नी से ताने सुनने को मिलते हैं। और तीसरी कोशिश, पैसे बचाने के चक्कर में वो नौकर का हिसाब कर देते हैं। और बस यही फैसला पूरे परिवार में एक खामोश लेकिन खतरनाक विद्रोह का कारण बन जाता है। उनके हर कदम पर उन्हें इतना भारी विरोध झेलना पड़ता है जो उन्हें और भी ज्यादा अलग थलग कर देता है। इस विरोध की आग को उनके बड़े बेटे अमर की इस बात से समझा जा सकता है। बूढ़े आदमी हैं, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? ये लाइन सच में बहुत चुभती है। पिता की घर में लगातार मौजूदगी
और नौकर को निकाले जाने के फैसले ने बड़े बेटे को इस हद तक विद्रोही और असहिष्णु बना दिया है कि उसके मन में अपने पिता के लिए जरा भर भी आदर नहीं बचा। बात सिर्फ बेटे तक नहीं रुकी। बेटी बसंती का रवैया देखिए। मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये कोरा जवाब साफ दिखाता है कि उनकी बेटी ने घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाने के अपने पिता के किसी भी प्रयास को पूरी तरह नकार दिया है। गजाधर बाबू के लिए ये एक और करारा झटका था कि उनके अपने बच्चे उनका बिल्कुल सम्मान नहीं करते। चलिए देखते हैं कि ये मामला आखिर कहाँ तक जाता है। सबसे छोटे बेटे नरेंद्र का ये विद्रोह उनके अधिकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होता है। वो साफ शब्दों में कह देता है कि अगर बाबूजी ये समझें कि वो साइकिल पर गेहूं रख आटा पिसाने जाएगा तो उससे ये नहीं होगा। यानी परिवार में गजाधर बाबू का हर आदेश, उनकी हर उम्मीद बुरी तरह से टूटकर बिखर चुकी थी। इन सब घटनाओं के बाद एक बहुत ही परेशान करने वाला और दिल दहला देने वाला सवाल उठकर सामने आता है। इस परिवार में आखिर गजाधर बाबू का असली मकसद क्या है? अपनी पूरी जिंदगी के 35 साल इस परिवार के नाम कर देने के बाद आज अपने ही आंगन में उनकी हैसियत क्या रह गई है? तो यहां सबसे जरूरी और कड़वी सच्चाई जो गजाधर बाबू को समझ आ जाती है वो ये है कि वे इस परिवार के लिए महज एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक आर्थिक साधन, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कीमत सिर्फ तब तक है जब तक वो पैसा और संसाधन जुटाकर दे रहा है। घर के अंदर अब ना तो उनकी कोई भावनात्मक भूमिका है, ना उनकी कोई आवाज है और ना ही शारीरिक रूप से उनके रहने के लिए कोई सम्मानजनक जगह बची है। और कहानी आखिरकार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, प्रस्थान और विलोपन, उनका जाना और उनकी यादों का मिटा दिया जाना। गजाधर बाबू का ये खामोश आत्मसमर्पण अंदर तक हिला देता है। वो बिना कोई हंगामा किए सेठ रामजी मल की चीनी मिल में एक आम सी नौकरी कबूल कर लेते हैं और घर से दोबारा जाने का फैसला करते हैं। जाने से पहले एक आखिरी उम्मीद के साथ वे अपनी पत्नी से अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन पत्नी अपनी गृहस्थी और घर की जिम्मेदारियों का बहाना बनाकर साफ इनकार कर देती है। जरा सोचिए, उस पत्नी ने अपने पति के ऊपर घर के राशन और डिब्बों को चुना और गजाधर बाबू चुपचाप अपना वही पुराना टिन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उठाते हैं और एक बार फिर उसी अकेलेपन के सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन सबसे रुला देने वाला हिस्सा तो उनके जाने के ठीक बाद शुरू होता है। जैसे ही गजाधर बाबू का रिक्शा आंखों से ओझल होता है, परिवार में किसी की आंख नम नहीं होती। उदासी का तो नामो निशान नहीं था। इसके ठीक उलट अमर की पत्नी और बसंती तो तुरंत सिनेमा जाने की प्लानिंग करने लगती हैं। उनकी विदाई इन लोगों के लिए जैसे एक जश्न का, एक आज़ादी का मौका बन गई थी। और कहानी जिस आखिरी वाक्य पर खत्म होती है, जिसे गजाधर बाबू की पत्नी बोलती हैं, वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। अरे नरेंद्र, बाबू की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चिल्लने तक की जगह नहीं है। ये शब्द बर्फ की तरह ठंडे हैं। उनके घर से कदम बाहर निकलते ही घर से उनका भौतिक और भावनात्मक वजूद तुरंत मिटा दिया जाता है, जैसे वो वहां कभी थे ही नहीं। इस चर्चा को खत्म करते हुए ये चुभता हुआ सवाल हमारे दिलों में हमेशा के लिए गूंजता रह जाता है। अगर पूरी जिंदगी का त्याग और पसीना बहाने के बाद अपने ही घर की बैठक में सिर्फ एक अस्थायी जगह मिलती है, तो एक परिवार का भरण पोषण करने की असली कीमत आखिर है क्या? यह महज गजाधर बाबू की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के पारिवारिक ढांचे और पीढ़ियों के फासले पर एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जिसका जवाब हम सबको खुद के अंदर ढूंढना होगा।